ये देखो, एफडीए जो विभाग है उसके अंतर्गत एक पोस्ट आती है अधिकारी की। उसकी एग्ज़ाम महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है इंस्पेक्टर की। ये जो पोस्ट है वो एमपीएससी के माध्यम से महाराष्ट्र में भरी जाती है। एमपीएससी बहुत रेप्यूटेड संस्था है, स्वायत्त संस्था है। 1997 के बाद उस टाइम एक बार वहाँ पे कुछ पेपर फूटे थे, ऐसा हम सबको पता चला है। उसके बाद आज तक एक बार भी वहाँ पे गलत चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन 2 महीने पहले ये एफडीए के अंतर्गत ये जो एग्ज़ाम ली गई थी बाय एमपीएससी, वहाँ पे ये ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर वहाँ पे फूटा था। वो कैसे फूटा, किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, जब एग्ज़ाम थी उसके 2 दिन पहले वहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले थे वो क्वेश्चंस वहाँ पे लीक हो गए थे। और उस व्यक्ति को कैसे मिले, 12 लाख रुपए कैसे दिए गए, ऐसे कुछ जो पुरावे प्रूफ हमारे पास है वो प्रूफ हमने सरकार को वहाँ पे दिए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं एमपीएससी के माध्यम से इस विषय के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सरकार के माध्यम से भी इस चीज़ में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये जो व्हाट्सएप चैट से उसका डंप लेके वो किसने किसको भेजे थे उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ना आए तब तक ये फाइनल यादी जो है बच्चों की वहाँ पे फाइनल नहीं की जाए, तब तक सब कुछ रुकाया जाए। और ये जो चीज़ें हैं आगे के 10-15 दिन में ये प्रॉपर रिजल्ट वहाँ पे आना चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। नहीं, हम सीबीआई की जांच वहाँ पे हो ऐसी मांग वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए कि सीबीआई हो, ईडी हो या सीआईडी हो, किसी के ऊपर हमारा विश्वास नहीं। जुडिशियल इंक्वायरी अगर होती है वो तो ज़्यादा उचित होगा। एक एक्स जज को जिसका रेपुटेशन अच्छा है उस व्यक्ति को वहाँ पे उस का अध्यक्ष बना के अगर इंक्वायरी हो तो ज़्यादा प्रॉपरली इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन ये जल्द से जल्द करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नई कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, इससे क्या रिस्पांस है और एमपीएससी से क्या रिस्पांस है और क्या कोर्ट में भी जाएंगे आप लोग? जब फाइनल रिजल्ट लगने वाला था उसके 2 दिन पहले, मतलब 2 महीने पहले, मतलब आज से 2 महीना पहले और एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के 2 दिन पहले स्टूडेंट्स ने ये जो तकरार है प्रूफ के साथ वहाँ पे एमपीएससी को दी थी। तो अनफॉर्चुनेटली एमपीएससी के ऑफिस से कोई भी अभी तक रिप्लाई वहाँ पे नहीं आया। उसी के साथ जो एफडीए के डिपार्टमेंट को जो लिखा गया था उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, लेकिन वो विषय उन्होंने एमपीएससी की तरफ वहाँ पे भेजा है। जब तक एमपीएससी प्रॉपरली इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तब तक कुछ भी यहाँ पे क्लैरिटी आएगी ऐसे हमको नहीं लगता। सरकार को आपका अल्टीमेटम है, अगर जांच नहीं होती तो आप लोग सड़क पे। देखो, एमपीएससी के पास ये विषय जाने के बाद भी अगर रिजल्ट वहाँ पे डिक्लेयर होता है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे नहीं होता तो ये चिंतित होने वाली बात है, क्योंकि एमपीएससी पे बहुत जन निर्भर होते हैं। सबका विश्वास एमपीएससी पे है। उसी के साथ अगर आप देखो एमपीएससी के माध्यम से जो अधिकारी चुने जाते हैं वो लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर पेपर फूटता है या पेपर लीक होता है तो पैसा देके अगर कोई व्यक्ति अधिकारी बनता है वो लोगों को न्याय नहीं दे सकता। इसीलिए हमारा कहना है कि आगे के 10 दिन में इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो रिप्लाई हमको सरकार के माध्यम से, होम डिपार्टमेंट के माध्यम से या आयोग के माध्यम से वहाँ पे मिलना चाहिए। नहीं तो हम ये विषय लेके उसी के साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये परीक्षा का जो एग्ज़ाम का विषय है, जिसको ऑनलाइन परीक्षा को लोगों को विरोध है, वो विषय और प्राध्यापक भर्ती का विषय लेके हम रास्ते पे आगे के 10 दिन में वहाँ पे उतरेंगे। कोर्ट की बात हुई थी, ऐसा बीजेपी का आरोप है। क्या जहाँ पे भी कांग्रेस का शासन था इसके पहले 2025 ये कौन बोला? बीजेपी के नेता जिस प्रकार से बयान, कौन सा नेता है? कई ऐसे नेता जो बयान देते हैं। जो भी अगर बड़ा नेता हो तो उसको हम उत्तर देंगे। कोई भी आके वहाँ पे बोल रहा है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। हमने महाराष्ट्र में जो पेपर लीक हुए थे उसका पूरा चिट्ठा आपके सामने वहाँ पे रखा था। जब भाजपा की सरकार इस राज्य में थी तब यहाँ पे पेपर फूटे हैं, ये प्रूफ के साथ वहाँ पे हमने बताया है। और ये जो देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि 2018 में जो पेपर लीक हुआ था टीईटी का, उसमें महाविकास आघाड़ी के टाइम में हुआ था, लेकिन उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो गलत है। वो महाविकास आघाड़ी के 2019 में पेपर नहीं फूटा था,
वो टीईटी का पेपर 2018 में फूटा था और तब मुख्यमंत्री थे खुद देवेंद्र फडणवीस साहब। और जब महाविकास आघाड़ी का सरकार आया था तब वहाँ पे कार्रवाई हुई थी। जिन लोगों को वहाँ पे एडमिशन वहाँ पे मिली थी और जहाँ पे नौकरी मिली थी उनकी नौकरी वहाँ पे निकाली गई थी। मतलब इन्वेस्टिगेशन महाविकास आघाड़ी ने किया, एक्शन महाविकास आघाड़ी ने किया, लेकिन भ्रष्टाचार और पेपर किसने फोड़ा था? तो भाजपा ने फोड़ा था। बहुत प्रमुख सवाल है टीईटी की। यहाँ पर बात हो रही है, नई कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, नंदन नीलेकनी को इसमें मतलब चीफ बनाया गया है। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई है। आज पार्लियामेंट में भी नया एक बिल पब्लिश हुआ। इस पे आपका क्या टिप्पणी, आपकी क्या उम्मीद है? देखो, नंदन नीलेकनी साहब जो है बहुत अच्छे व्यक्ति है, टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड है, आप सबको मालूम है। जब आधार का सिस्टम इस देश में लाया जा रहा था कांग्रेस के माध्यम से, तब कांग्रेस ने उस डिपार्टमेंट के प्रमुख किसको बनाया था? तो नीलेकनी साहब को बनाया था। तब भाजपा ने नीलेकनी साहब पे भी कमेंट्स किए थे गलत, नेगेटिव, और आधार के ऊपर भी बहुत गलत बोला था। लेकिन बाद में, मतलब अभी कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को चुना था उसी व्यक्ति को अगर भाजपा आज चुनती है तो कांग्रेस का चॉइस वो परफेक्ट था, क्योंकि आज ये विषय इतना संवेदनशील हुआ है। वहाँ पे गलत व्यक्ति को बिठा के नहीं चलेगा, ये सरकार को वहाँ पे पता चला है। इसलिए लोगों को डरते वक्त, युवाओं को डरते वक्त एक अच्छे व्यक्ति को वहाँ पे सिलेक्ट किया है। हमारा सिर्फ कहना इतना ही है, प्रॉपर लॉ लाने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो प्रॉपरली चलने चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए और अभी पार्लियामेंट में उस बारे में चर्चा, विरोधी पक्ष नेता जो है राहुल गांधी जी, वो भी दूसरी बाजू वहाँ पे मांडेंगे, क्योंकि बिल क्या है वो अभी तक हमको नहीं पता चला। प्रहलाद जोशी से क्या उम्मीदें हैं? क्या वो उम्मीदों पर खड़ी हो? कोई भी मंत्री, कोई विभाग का मंत्री, उससे उम्मीद यही है तो जेन्युइनली काम करे। पहले क्या होता था, हिज मास्टर्स वॉइस, ऊपर से कहा जाता था ये करो और वो करते थे। अभी वो नहीं होगा शायद, क्योंकि जो अभी के जो जिन्होंने रिटायर हुए धर्मेंद्र प्रधान, उनको बहुत बड़ी कीमत वहाँ पे देनी पड़ी। इसलिए आगे जाके कोई भी मंत्री 2 बार सोचेगा कोई भी चीज़ करने के पहले, ऐसे हम विश्वास रखते हैं। एक और सवाल जानना चाहिए। राम मंदिर का आपने मुद्दा देखा होगा, किस प्रकार से राम मंदिर चोरी का हटा। अब सरकार ने 3 आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति की जिस पूरे मामले की जांच है, क्या आपको लगता है प्रॉपर जांच हो पाएगा? आईपीएस अधिकारी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। वो कौन से सरकार को रिपोर्ट करते हैं? उत्तर प्रदेश के सरकार को। एसआईटी किसने फॉर्म की? उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉर्म की। सीबीआई, ईडी किसके मार्गदर्शन में काम करते? वो केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में काम करते हैं। अभी देखो, वहाँ पे चोरी हुई वो तो क्लियर है, और 1500 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की वहाँ पे चोरी हुई। किन्होंने की? वो ट्रस्टीज़ ने की। वहाँ के जो ट्रेजरर है उन्होंने वहाँ पे की, वहाँ के अध्यक्ष है उन्होंने वहाँ पे की। लेकिन सरकार भाजपा का होने के कारण और ट्रस्ट लोगों का होते हुए भी लोगों के पैसे की चोरी इन ट्रस्टीज़ ने वहाँ पे की, तो मुझे नहीं लगता सरकार के माध्यम से वहाँ पे जो भी एसआईटी की वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन वहाँ पे लेंगे। इसलिए हमारी ये भी मांग होगी कि एक अच्छे जज को, जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, एक जज को वहाँ पे उसका अध्यक्ष बनाए और उनके अंतर्गत एक जुडिशियल इंक्वायरी वहाँ पे इस मंदिर चोरी के बारे में होनी चाहिए। सिर्फ उस चोरी के बारे में नहीं, जो उज्जैन में हुआ उस चोरी के बारे में भी, और जहाँ पे आज अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लोगों के भावनाओं के साथ खेल के वहाँ पे मंदिरों में चोरी की जाती है, उस सब विषय में जुडिशियल इंक्वायरी होने की जरूरत है। आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति के बाद कई जगहों पे जश्न हुआ। अब महेश जेठमलानी जो बीजेपी के नेता हैं या वकील भी इसमें रिलेटेड है, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार इस प्रकार का जश्न किया जहाँ पे होटलों में भी जश्न मनाया गया, आखिरकार फंड कहाँ से आया? इस प्रकार का महेश जेठमलानी सवाल उठा रहे हैं। वहाँ पे मैं जब गया था तब लोगों ने स्विगी, जोमेटो के माध्यम से, मुंबई से भी लोगों ने वहाँ पे खाना भेजा था, कश्मीर से भी खाना वहाँ पे भेजा था। ऑनलाइन वहाँ पे करना होता है। लोकेशन जंतर मंतर का दिया था, वहाँ पे जो भी खाना आ रहा था वहाँ पे टैक्सी वाले हो या जो बाइक चलाने वाले होते वहाँ पे डिलीवर करते थे, वहाँ पे खाना दिया जाता था। और वहाँ पे अगर आप देखो, प्रोफेशनल लोग थे, सीए थे, डॉक्टर्स थे, वकील थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन के बच्चे थे, भाजपा के खासदार के बच्चे भी वहाँ पे गए थे। अभी उनका कहना है क्या, जेठमलानी साहब का, कि भाजपा के खासदार के बच्चों के पास पैसा नहीं है, वकीलों के पास पैसा नहीं है,
अभी वो अगर उनके स्टाइल में होटल में जश्न मना रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनके पैसों से कर रहे हैं। भाजपा का क्या हो गया कि भाजपा का जो अहंकार है, उसका जो अहंकार का बलून था, वो लोगों ने एकजुट होने के कारण, युवाओं ने वो फोड़ दिया। इसके कारण उनके पेट में अभी दुखने लग गया। उसके कारण इस जो आंदोलन था, ये जो युवाओं का आंदोलन था, उसको कैसे हम बदनाम कर सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश भाजपा के माध्यम से सब लोग करेंगे, ऐसे मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल है सर, वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार से संशोधन किया जा रहा है, उसमें यहाँ तक सजा का प्रावधान मिला रहे, सरकार वंदे मातरम कंपलसरी करने की बात करी। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसको सजा, यहाँ तक जुर्माना ही बना, क्या इसकी जरूरत है लगता है आपको? लेकिन अपोजिशन लगातार इसका विरोध कर रहा है। नहीं, देखो, अपोजिशन का ये भी कहना होगा कि आज एम्प्लॉयमेंट के इतने बड़े इश्यूज है। क्या आप समर्थन करते हैं? किसके बारे में? वो बिल क्या है वो मुझे नहीं मालूम, वो पढ़ना पड़ेगा, क्या एग्जैक्टली वो बोलना चाहते हैं वो समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं महाराष्ट्र के अधिवेशन का एक मेंबर हूँ, मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ। बिल समझ के ही बात करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सरकार अगर वो है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? आज जो बेरोजगारी है उसके बारे में बोलना चाहिए। आज जो उनको सोना बेचना पड़ रहा है डॉलर को, और जो अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए, उसके बारे में चर्चा होने की ज़रूरत है। अभी ऑयल जो बढ़ते जा रहा है, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन अपने सरकार की या तिजोरी की क्या होगी। अपन ने जो लोन लिए हैं 250 लाख करोड़ के, जो पहले कांग्रेस के टाइम में 30 लाख करोड़ थे, तो उसके बारे में उसका सर्विसिंग कैसे होगा, इस सब विषय के बारे में एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए। जिसके कारण लोगों के जीवन में जो आज अड़चने आ रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण जो हमारे आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी नौकरियां जो धोखा में आने वाली है, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है, ऐसे हम सबका कहना है। बहुत सारे बच्चे अरेस्ट हुए हैं सीजेपी के विरोध के दौरान, और उनको बहुत सारे पुलिस थानों में मतलब अरेस्ट भी किया गया था। महाराष्ट्र के जो विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर सरकार ने जो कार्रवाई की, पुलिस ने जो कार्रवाई की, वो जो कलम है वो हटाने के लिए आज शाम को 6:30 बजे हम दाते साहब, हमसे डीजीपी साहब जो है उनको मिलने वाले, उनको रिक्वेस्ट करने वाले। अभी सरकार इस बारे में क्या करते वो देखना पड़ेगा। दादा, पिछले दिनों जो कुछ हुआ हमने देखा, टीएमसी फोड़ा, यूपीटी फोड़ा, आपकी पार्टी में चर्चा थी। जो युवाओं का अभी एक तरह से रोज देखने मिला, जनता का रोज देखने मिला, आपको लगता है कि बीजेपी इस तरह की हिम्मत आगे कर पाएगी? एक बार डिलिमिटेशन का जो बिल है वो आने तो दो, फिर उसके बाद कौन एब्सेंट रहता है, कौन वहाँ पे मतदान करता है, कौन से साइड से मतदान करता है, ये सब लोगों को वहाँ पे दिखेगा। और लोग जानते हैं डिलिमिटेशन का जो बिल है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए जब वो लाया जाएगा, अभी वो हड़बड़ी करेंगे क्योंकि उनको मालूम है। सबसे खास बात जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो चर्चा है कि आगे वाले इलेक्शन में शायद राहुल गांधी जी ने पे ये मुद्दा लिया था, कोई और पंतप्रधान भाजपा के माध्यम से उनका चेहरा आगे लाया जाएगा। तो लोगों के नाम पे भाजपा अभी मतदान तो मांग नहीं पाएगी। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि डिलिमिटेशन करो, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ो और उस लेवल पे जाके एसआईआर का साथ लेके कोई भी हालत में हम चुन के आएंगे और फिर आगे जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। ऐसा जो प्लान है सरकार का, डेफिनेटली युवाओं का आंदोलन हुआ, उसके कारण एक मंत्री का विकेट वहाँ पे गया, लेकिन आगे जाके सरकार 2 बार तो सोचेगी कोई भी विषय आगे लाने के लिए। तो पहला जो मुद्दा वो लाने की कोशिश करें वो डिलिमिटेशन बिल होगा। अगर वो लाएंगे तो लोगों का रिएक्शन और वहाँ पे कौन सा एमपी एब्सेंट रहता है या मतदान करता है वो भी देखने की जरूरत होगी।